born and brought up in and around Mahatma Gandhi's ashram in Wardha district. My father was a freedom fighter. He had worked with Mahatma Gandhi. So I was born, grew up there. I studied in a school which was started by Mahatma Gandhi in Sevagram ashram itself. I think the exposure to Gandhian philosophy and villages at that time inspired me to become a doctor with a specific purpose, how to improve health and healthcare in rural areas, rural India. That was my goal. That's why I went to medical college, studied there, went to the US to study public health further. And then on returning, my wife Rani and I, we decided to select Gadchiroli for our future work. Our purpose was to serve the most underprivileged and disadvantaged people, and that way Gadchiroli was separated from Chandrapur in 1982 and we came back in 1985. So we thought that whatever we have learnt in our medical curriculum and at Hopkins, we should make use of it in this area where there are no other health services like clinical services, other services. You won't believe, but I did the first cesarean section in this district. Nothing was being done that time, and it was a bold decision, but we were both determined and it was a voluntary choice. And when we look back, we think that it was the wisest decision we have taken in our life. And we are really honored. So many people here, they give us chance to serve them. It's a great honor for us. नमस्कार साथियों, पूर्णिमा पाटिल टॉक शो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको शोधग्राम में लाई हूँ और ये शोधग्राम है महाराष्ट्र के गढ़चिरौली इलाके का एक ऐसा ग्राम जिसमें कि डॉक्टर अभय बंग, इनके नाम से कौन परिचित नहीं है। ये ग्लोबल हीरो हैं, ऐसा मैं मानती नहीं हूँ, ऐसा सभी मानते हैं। विश्वविख्यात वो ऐसे एक समाज सुधारक हैं जिन्होंने समाज परिवर्तन में एक बहुत बड़ा कार्य किया है। एकदम बिहड़ जंगल में बसा जो गढ़चिरौली है, वहाँ उन्होंने क्या कार्य किया, कैसे किया, आइए उनसे ही हम पूछते हैं। तो डॉक्टर बंग, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और हम चाहते हैं कि हमारे जो श्रोतागण हैं, जो यूथ हैं और जो बाकी के लोग हैं, वैसे तो उन्होंने आपको कौन बनेगा करोड़पति में देखा है, आपको और आपकी पत्नी डॉक्टर रानी बंग को आप दोनों ने कंधे से कंधा मिला के जिस तरह से इस एरिया को, जहाँ पर कि जनजातियाँ रहती थी और उनके बीच जो शायद आपको इतनी शीघ्रता से उन्होंने एक्सेप्ट भी नहीं किया था कि आप बाहर के लोग हैं, लेकिन इसके बावजूद अपनी स्वास्थ्य सेवा देकर, अपनापन देकर जिस तरह से आपने उनके जीवन में जो एक बहुत ही सकारात्मक बदलाव लाया है, वो वास्तव में सराहनीय भी है, प्रशंसनीय भी है और अनुकरणीय भी है। कि आपने ये जो मेडिकल की पढ़ाई करी थी, उसके बाद आपको अमेरिका में भी चांस मिला था, आपको भारतवर्ष के शहरों में भी एक भौतिक सुख सुविधा के द्वारा आप बहुत अच्छा अपना जीवन बिता सकते थे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आपने एक समर्पित सामाजिक जीवन जीने का ही ठहराया और जो बहुत ही ज़रूरतमंद लोग हैं उनके लिए अपनी सेवा देने का मन बनाया। तो कुछ इस बारे में आप बताइए कि ये इंस्पिरेशन आपको कहाँ से मिला। पूर्णिमा जी नमस्ते। पहले तो आपको बहुत धन्यवाद दे दूं कि आपके साथ और आपके द्वारा, इस चैनल के द्वारा आपके श्रोताओं के साथ बात करने का यह मौका है। आपका जो सवाल है, मेडिकल पढ़ाई के बाद या अमेरिका से लौटने के बाद हमने जो किया, उसकी नींव, उस निर्णय की नींव मेरे बचपन में ही पड़ गई थी। मैं वर्धा ज़िले में गांधी जी और विनोबा के आश्रमों में पढ़ा जी। उन्होंने, गांधी जी की जो खुद गांधी जी ने शुरू की थी सेवाग्राम में नई तालीम विद्यालय, उसमें मैं पढ़ा। जी हाँ। भूदान पदयात्राओं में घूमा, विनोबा की उंगली पकड़ के घूमा। जी। मेरे माँ पिताजी बिल्कुल आदर्श गांधीवादी का जीवन जीते थे। जी। तो बचपन में मैंने मेरे चारों ओर बहुत ऊंची
लेवल के लोग देखे हैं जी हाँ, जो सिर्फ बात नहीं करते थे, बिल्कुल, उनके जीवन बिल्कुल। में वो प्रकट होता था। उनका आपके जीवन ही उनका संदेश था बिल्कुल। और आपके ससुर जी दारा साहेब पाटिल भी उनमें से एक थे। जी। मेरे बहुत आदरणीय बुजुर्गों में से वो एक थे। जी तो ये भूदान पदयात्राओं में हम देहातों में जाते थे, जी तो देहात मैंने करीब से देखे थे। 13 साल की उम्र में जी। मेरा बड़ा भाई अशोक जो 16 साल का था, मैं 13 साल का था। जी मई माह की गर्मी में वर्धा जिले के हम साइकिल से जा रहे थे। एक देहात के पड़ोस में हम रुके, पिपरी नाम का देहात। अच्छा। और अशोक ने मुझे कहा कि अभय अब हम बड़े हो गए हैं। मैंने कहा हम बड़े हो गए हैं। तो उसने कहा हमको जिंदगी में क्या करना है हम जी तय जी कर लेंगे। जी जी। तो हम दोनों ने एक तो पहले बचपन से भी जो देखा था, और पड़ोस में वो पिपरी देहात था। खेती सूखी हुई थी, जी खेत सूखे थे, जी किसान दुबले पतले, हड्डियां दिख रही हैं, बच्चे बीमार हैं। जी। तो हम दोनों ने सोचा कि भारत के देहातों की खेती सुधारनी चाहिए हाँ हाँ और स्वास्थ्य सुधारना चाहिए। हाँ हाँ। तो अशोक ने कहा ठीक है, मैं भारत के देहातों की खेती सुधारूंगा। तब आपकी उम्र क्या रही थी? तो मेरी थी 13 साल की। अरे बाप। तो मैंने कहा ठीक है यानी भैया। 13 साल की उम्र में आप में जो ये इस तरह की जो कोमल भावना आई, ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। तो ये बताना मुश्किल जी, है जी। कि मैं उस समय जो हमने सोचा, उसने जी। कहा कि मैं खेती सुधारूंगा, तो मैंने कहा ठीक है, मैं भारत के देहातों का स्वास्थ्य सुधारूंगा। अच्छा अच्छा। अब समझ क्या रही होगी जी 13 जी साल जी में, जी। अकल क्या रही होगी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन इसलिए मैंने कहा कि ये सब बचपन के एक्सपोजर और संस्कारों का परिणाम था। जी जी जी। उस उम्र में ये हमने सोचा। वो इसमें इतनी बात थी कि हम दोनों ने जो एक दूसरे से कहा, वो जी। जैसे कोई हमने नियति के साथ वादा किया, ट्विस्ट हाँ। डेस्टिनी, करेक्ट। और हम दोनों ने वो वादा निभाया। जी 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 तो अशोक कृषि तज्ञ बना, और हाँ। वो वर्धा जिले में किसानों के बीच जी। काम करता है। जी और मैं 40 सालों से यहाँ गढ़चिले में हूँ, जी हाँ जी स्वास्थ्य हाँ। का काम करता हूँ। जी तो जी। ये निर्णय जो हुआ, जी। इसके पीछे ये सारी बचपन की परंपरा। बिल्कुल तो बिल्कुल। मैं मेडिकल कॉलेज में गया ही इसलिए हाँ हाँ कि हाँ। मुझे भारत के देहातों में स्वास्थ्य सुधारना था। अच्छा। हाँ हाँ तो हाँ। इसलिए यही करने के लिए एक्चुअली मैं मेडिकल कॉलेज में गया। ओहो। मुझे याद है मेडिकल कॉलेज में इंटरव्यू उस जमाने में हुआ जी, करता है। जी। इंटरव्यू मेयर फॉर्मेलिटी हाँ, थी, जी क्योंकि मैं यूनिवर्सिटी में फर्स्ट था, तो हाँ। मेरी एडमिशन तो सर्टन थी। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन डीन ने फिर भी एक फॉर्मेलिटी के तौर पे इंटरव्यू के समय, व्हाई डू यू वांट टू बिकम डॉक्टर। हाँ। तो मैंने कहा कि मुझे ग्रामीण इलाकों में आरोग्य सेवा काम करना है। जी। तो डीन ने मुझे कहा, हाँ। देखो बोले ये तो सबको ही बोलते हैं, मुझे सच्ची सच्ची बताओ, बोले तुम क्यों डॉक्टर बनना अच्छा चाहते अच्छा हो। अच्छा। हाँ हाँ। तो मैंने उस पर कोई विश्वास भी नहीं हाँ, करे तब कि बिल्कुल। ये तो बोलने की बात है, जी, इसलिए जी, बोल जी। रहे हो, सच हाँ। क्या इंटेंशन है तुम्हारा, हाँ हाँ बताओ। हाँ। तो ये मेरा सचमुच इंटेंशन यही था, इसलिए जी, मैं जी। मेडिकल में गया, इसीलिए जी। मैंने पोस्ट ग्रेजुएशन किया। जी जी और रानी ने और मैंने शादी की, इसका भी एक कारण ये था जी जी। कि हमारे ड्रीम्स बिल्कुल। यहाँ पे एक दूसरे से जी मिलते जी। थे। पहले से थी। रानी के पिताजी डॉक्टर थे, जी जी जी। और वो चंद्रपुर की थी। हाँ हाँ। तो सेवा भाव ये उसको पैदाइशी है, ओके। ये उसका कोई विचारधारा से नहीं आया है, अच्छा। वो उसकी नेचुरल प्रवृत्ति है। ओके ओके। इसलिए उसको कहीं से वो लाना नहीं पड़ा, अच्छा। उसमें पहले से ही था। हाँ और कॉलेज में हम 8 साल साथ में पढ़े, जी। हाँ। फर्स्ट MBBS से MD तक हम जी साथ हाँ। में पढ़े। तो उसकी ये नेचुरल प्रवृत्ति मैंने देखी। जी हाँ जी हाँ। और ये कितना योग, और ये कितना ये कि आप दोनों बराबर समान विचारों के आप दोनों मिले, जीवन साथी बने। और हम तो बोलेंगे हमारे भारतवर्ष को 2 ऐसे ग्लोबल लीडर मिले, ग्लोबल हीरो मिले, कि जिसके कारण एक गढ़चिरौली जो इलाका, जिससे पहले लोग थोड़ा घबराते थे और लोगों के मन में एक अजीब सा भय रहता था, क्योंकि ये जंगलों से घिरा हुआ एरिया था जहाँ पर लोग आने में डर रहे थे। ऐसे एरिया को आपने कैसे क्या चुना, जबकि आपको मालूम था कि यहाँ 80% भाग तो पूरा पेड़ पौधों और जंगल है। फिर यहाँ आके उन जनजातियों के लिए सेवा कर देना है, और ऐसे लोगों से को देना है जो कि शहरी सभ्यता से बिल्कुल बहुत कोसों दूर है, उनको अपना बनाना। तो ये सब कैसे संभव हो सका? हम 1984 में अमेरिका से लौटे जी। वहाँ जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी में पब्लिक हेल्थ रिसर्च सीखने गए थे। लौटने के बाद ये सोचा कि हमको अगर स्वास्थ्य सेवा देनी है और स्वास्थ्य सुधारना है,
तो जहाँ सबसे ज्यादा जरूरत है वहीं जाने में कोई अच्छा। अर्थ है? ओ जहाँ पे डॉक्टरों की लाइन लगी है वहां और अपना एक दुकान खोल दें तो क्या 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 साध्य है? हुआ? बिल्कुल। उस समय गढ़चिरौली ये महाराष्ट्र में नया जिला बनाया था, अच्छा। पिछड़ा हुआ आदिवासी। हाँ हाँ। तो जैसे कोई हमारे लिए सरकार ने अलग जिला बना दिया था कार्य क्षेत्र के रूप में। जी जी जी। तो चूंकि यहाँ चैलेंजेस बहुत थे, हम्म। हेल्थ के भी थे और अन्य भी बहुत चैलेंजेस ही चैलेंजेस थे। हाँ। 95% जनसंख्या गांव में रहती थी, 5% अर्बन था। इवन जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था गढ़चिरौली नाम का, वो ग्राम पंचायत था। अच्छा। तो जिले में एक भी शहर नहीं था। हाँ हाँ। 40% जनसंख्या आदिवासी थी। हम्म। तो रास्ते नहीं थे, स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी। हाँ हाँ। तो सबसे ज्यादा जहाँ जरूरत है अपनी हाँ हाँ। वहां जाएं। इसमें खासकर मैं कहूंगा कि ये महात्मा गांधी का जो भी जी, उनका जी। संदेश रहा, बिल्कुल, उसका बिल्कुल। असर जो बचपन से जी था जी मन जी। में। नहीं बिल्कुल, आपका तो मैं बोलती हूँ ना, सादा जीवन उच्च विचार, बिल्कुल उसके जीते जागते उदाहरण डॉक्टर अभय बंग है ये। और इनकी जो पत्नी है डॉक्टर रानी बंग, दोनों को ही मैं बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूंगी। और गांधी जी, मेरे को तो ऐसा लगता है गांधी जी ने जो कुछ हमने उनके बारे में पढ़ा, उनको देखा, और जब हम आपको देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हाँ, हमारे गांधी जी वैसे रहे होंगे, ऐसा बिल्कुल ऐसा भाव आता है। और जैसे आपके पिता ठाकुरदास बंग हैं, उनको भी मैं जानती हूँ और उनसे भी मैं मिली हूँ, और उनके विचारों को भी मैंने देखा है। और उन्होंने कैसे गांधी जी के कहने पर अमेरिका में जो उनको इकोनॉमिक्स में आगे पढ़ने का जो एक सुअवसर मिला था, लेकिन गांधी जी ने कहा जब गांवों में जाकर क्यों नहीं तुम अपने अर्थशास्त्र का अध्ययन करते हो और उनके सुधार के लिए करते हो कुछ काम। तो उन्होंने अपनी वो फाड़ दिया था जो उनको आया था वहाँ के लिए इनविटेशन, और वो गाँव में अपने अर्थशास्त्र को लेकर आगे बढ़े और बहुत कुछ सुधार का कार्य किया। तो आज हम ठाकुरदास बंग जी को भी बहुत बहुत प्रणाम करते हैं कि उनके जो एक रत्न है आप, जिन्होंने कि इतना सुधार का कार्य किया है। जरूर वो जहाँ भी होंगे आपको देख के बहुत खुश हो रहे होंगे, क्योंकि उनका भी तो यही सब सपना था। तो आप थोड़ा सा बताइए कि आपके ये जो गढ़चिरौली में ये जो सर्च का कार्य चल रहा है, तो पहले तो आप सर्च का फुल फॉर्म क्या है? हमने जब काम करने का सोचा तो हमारे मन में ये था कि जहाँ काम करेंगे वहाँ तो लोगों को सेवा देंगे जी लेकिन समस्या तो पूरे भारत की है जी। कि स्वास्थ्य सेवाएं ठीक नहीं हैं, गांव में स्वास्थ्य समस्याएं बहुत ज़्यादा हैं। तो एक्ट लोकली बट थिंक ग्लोबली। हाँ तो गढ़चिरौली में काम करेंगे लेकिन परिणाम तो पूरे भारत पे होना चाहिए। बिल्कुल। तो क्या करें? तो हमने ये सोचा कि जिन भी समस्याओं पे स्थानिक काम करेंगे उसके साथ साथ उस पर अनुसंधान रिसर्च भी करेंगे। हाँ हाँ हाँ। क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी, वैज्ञानिकों की सोच, डॉक्टरों की प्रैक्टिस, ये सब बदलने का तरीका विज्ञान है। बिल्कुल। इसलिए हमने इसका नाम जो सर्च रखा जी वो इसीलिए कि सिर्फ सेवा नहीं, हाँ उसके साथ में रिसर्च भी होगा। बिल्कुल। सर्च का लॉन्ग फॉर्म है सोसाइटी फॉर एजुकेशन एक्शन एंड रिसर्च इन कम्युनिटी हेल्थ। ओके ओके। तो सर्च का लोगो अगर आप देखेंगी जी। तो जंगल में एक रास्ता टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है अंधेरे में, तो बस वही हमारी एटीट्यूड बिल्कुल थी बिल्कुल। कि यहाँ के अंधेरे में रास्ता खोजना है। जी हमारे पास कोई रेडीमेड रास्ता नहीं है, हाँ हाँ। न हमको पता है, जी हाँ। अंधेरे में खोजना है। मैं पूछना चाहूंगी कि ये जो सर्च के द्वारा युवाओं के लिए क्या कार्य हो रहा है? सर्च के द्वारा युवाओं के लिए कई तरह से, वैसे तो सर्च का मुख्य मिशन ये स्वास्थ्य सुधार, स्वास्थ्य के बारे में लोगों को सक्षम करना जी। और लोगों को स्वास्थ्य के लिए सक्षम करने के लिए एक शब्द मैंने कॉइन किया है, वो है आरोग्य स्वराज। अच्छा। ये गांधी जी और विनोबा जी के ग्राम स्वराज से उधार लिया हुआ शब्द है, बहुत सुंदर। लेकिन उस पे हमने, क्योंकि हमारा स्वास्थ्य का काम है, जी जी जी, इसलिए आरोग्य स्वराज। जी। देखिए क्या होता है कि आप अगर सिर्फ हॉस्पिटल में लोगों को पेशेंट देखते हैं, आप दवाई देते हैं, मरीज वापस जाता है, वो बीमार का बीमार रहता है, जी जी, या अज्ञानी का अज्ञानी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारी कोशिश ये रहेगी, ऐसा हमने सोचा, हाँ, कि लोगों को ऐसे सक्षम बनाएं जी। कि अपना स्वास्थ्य वो खुद संभाल सके। हाँ। इस देश में 140 करोड़ लोग हैं। हाँ। जब हमने काम शुरू किया तब में भी 90 करोड़ रहे जी होंगे। जी जी। 90 करोड़ लोगों को तो आप जा जाके टैबलेट नहीं बांट जी सकते हैं। जी।
तो उनको सक्षम करना हाँ हाँ यही उपाय है। जी 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 90 करोड़ को आप रेवड़ी नहीं बांट सकते हैं। बिल्कुल 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 उनको ज्ञान बांटना चाहिए, सक्षमता बांटनी चाहिए। बिल्कुल। उसके लिए हमने अलग अलग तरीके सोचे। जी जी अब ये तरीके से जो सोचे कह रहा हूँ, ये हाइंडसाइट में कह रहा हूँ। जी जब शुरू किया तब कोई ऐसा ब्लूप्रिंट तैयार नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल अब जब पिछले 40 साल की ओर मुड़ता हूँ हाँ हाँ तो देखता हूँ कि हमने क्या क्या किया। हाँ तो हमने बीमारियां हो ही नहीं, हम्म इसके लिए लोगों के ज्ञान और अवेयरनेस कैसे बढ़े, अच्छा इसके लिए अलग अलग काम हाँ किया। खासकर रानी के नेतृत्व में युवा पीढ़ी जो होती है जी उसका अपने लैंगिक हाँ जीवन के बारे में जी उसकी जानकारी बढ़े, क्योंकि बिल्कुल। वो तो उनके लिए एकदम अंधेरा है। आरोग्य स्वराज्य के लिए हमने स्ट्रेटेजी जो इस्तेमाल की, जी एक तो ये कि लोगों का ज्ञान बढ़े, हाँ। क्योंकि नॉलेज इज द बेस्ट वैक्सीन। करेक्ट यस दूसरा ये किया हमने कि गांव में बच्चे मरते हैं, हाँ कितने मरते हैं हमने गिने, हाँ 100 गांव में गिने। तो चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट जो होता है हाँ, हाँ। उसको एक्सप्रेस करते हैं इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, IMR। ओके 121 था हाँ हाँ उस समय, केरल में 15 था, अच्छा गढ़चिरौली में 121 था। ओहो। 1000 बच्चे पैदा हों तो हाँ। एक साल में 121 मर जाते थे। बाप रे। ये क्यों मरते हैं, इसके जब हमने खोज की हाँ, तो हाँ। मुख्य कारण दिखा कि बच्चों में न्यूमोनिया हाँ और ये जो नवजात शिशु होते हाँ, हैं हाँ, हाँ। पैदा होने के बाद 1 माह, हाँ। इसमें सबसे ज्यादा मृत्यु थे। अच्छा अब चूंकि गांव में पीडियाट्रिशियन जाएंगे नहीं, हाँ। ये संभव भी नहीं है कि भारत बिल्कुल। के 6 लाख गांव में 6 जी हाँ। लाख पीडियाट्रिशियन। हाँ इसलिए हमने तरीका ये अपनाया कि गांव की ही साक्षर महिला को चुन के हाँ उसको गांव की पीडियाट्रिशियन के रूप में बनाया। हाँ उसको हमने नाम दिया आरोग्य दूत। जी 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 ऐसे आरोग्य दूत हमने गांव गांव में अरे ट्रेन बड़ा की। सुंदर नाम दिया आपने आरोग्य दूत और आरोग्य दूत के द्वारा हाँ। आरोग्य की जानकारी भी, जी माँ को अपने स्वास्थ्य की कैसी फिक्र करे, जी जी और खासकर बच्चों का निमोनिया पहचान के उसका उपचार, अच्छा और डिलीवरी के बाद माँ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य की सेवा। हाँ हाँ अब ये करते समय हाँ। एक और तो ये सेवा का काम जी, था जी। कि गांव गांव पहुंचे। इस सबको हमने रिसर्च में हाँ। तब्दील किया। जी जी तो बिल्कुल इंटरनेशनल रिसर्च के जो स्टैंडर्ड होते हैं जी। उस स्टैंडर्ड से यहाँ कंट्रोल फील्ड ट्रायल इसकी की। अच्छा और उसमें फॉर्चुनेटली हमारे ये जी। दोनों, न्यूमोनिया का प्रोग्राम भी हाँ। और न्यूमोन का प्रोग्राम भी, अच्छा। दोनों प्रोग्राम में चाइल्ड मोर्टेलिटी स्टीपली कम हुए। ओके तो ये दोनों रिसर्च द लैंसेट में पब्लिश हुए। जी दुनिया भर के ये इस हाँ। विषय के पहले रिसर्च साबित हुए। जी तो दुनिया भर की थिंकिंग में, ग्लोबल पॉलिसीज में उसका असर हुआ। जी जी भारत सरकार को भी असर हुआ। हाँ हाँ भारत सरकार ने प्लानिंग कमीशन की टीम यहाँ भेजी अच्छा अच्छा और इसको भारत के 10th और 11th 5-year प्लान में अच्छा भारत की चाइल्ड मोर्टेलिटी कम करने का हाँ, हाँ। मेन स्ट्रेटेजी के रूप में चुना। ओके ओके फिर आशा प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ, अच्छा, जो अच्छा। कुछ हद तक हमारे हाँ। आरोग्य दूत पर निर्भर हाँ। करता है। अच्छा और भारत की 10 लाख आशाओं के ट्रेनिंग के लिए हमको एक स्ट्रेटेजी बनाने को कहा ओके गया। ओके तो आज भारत के 10 लाख आशाएं अच्छा भारत के पूरे ग्रामीण इलाके में आरोग्य सेवाएं देती हैं। हाँ हाँ पिछले साल उन्होंने 1.5 करोड़ नवजात शिशु को ये सेवा दी जो हमने गढ़चिरौली में डेवलप। यानी ये मॉडल आपके यहाँ तैयार हुआ और मुझे ऐसा लगता है कि WHO ने भी इसको स्वीकृत किया और कुछ हुआ। WHO, यूनिसेफ, उन सभी ने इसको अप्रिशिएट किया, स्वीकृत किया। जी और अगर अस्पताल संभव नहीं है जाना हाँ। तो फिर ये होम बेस्ड न्यूबॉर्न केयर अच्छा और गांव में चाइल्डहुड निमोनिया का उपचार, ये वैसे थियोरेटिक ग्लोबल पॉलिसी है। जी, जी, 80 देशों में इसका इस्तेमाल होता है। बहुत, मतलब ये कितनी बड़ी बात है कि एक ऐसा इलाका गढ़चिरौली का कि जहाँ पर की स्वास्थ्य सेवा थी ही नहीं, लोग मर रहे थे स्वास्थ्य उनको सुविधाएं नहीं मिलने के कारण। यहाँ पे शिक्षा नहीं थी, लोगों को कोई एजुकेशन नहीं था, पूरा जीवन अंधकार में था। और ऐसे में यहाँ आपने एक ऐसा मॉडल तैयार किया जो आज दुनिया उसके फॉलो कर रही है। तो इसके लिए तो एक ताली बनती है, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा काम आपने लेकिन किया है। इसमें और एक बात कहता हूँ, आप चूंकि बहुत काफी तारीफ कर रही हैं, हाँ इसमें श्रेय हमारा कम है। और ये कोई मैं झूठी नम्रता के रूप में नहीं कह रहा हूँ। इसमें अगर श्रेय हो तो जी। इस चीज का है, एक विज्ञान को अगर हम लोगों के पास ले जाए जी तो एक चमत्कार होता है। अच्छा जैसे केमिस्ट्री की रिएक्शन होती है, जी साइंस अक्सर बड़ी बड़ी लैब में और इंडस्ट्री में पड़ा रहता है और लोगों की समस्याएं देहातों में पड़ी होती है। जी 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 आप विज्ञान को लोगों के पास ले जाए, लोगों की समस्या को
उसको भिड़ाए। और दूसरी बात कि समस्या का समाधान मेरे हाथ में नहीं रहे, वो लोगों के हाथ में जाना चाहिए। हाँ हाँ हाँ। तो हमारी खोज हमेशा ये रही कि आरोग्य स्वराज, जी जी जी, लोगों को आरोग्य स्वराज से द्वारा सक्षम करना है। बिल्कुल अगर बिल्कुल। मेरे हॉस्पिटल में आने के लिए सिर्फ मुझे मार्केटिंग करना जी, है जी, तो जी, लोग जी। तो अक्षम ही नहीं रहेंगे। नहीं, आजकल देखिए, आजकल के समय में ये जो मेडिकल फील्ड है वो बड़ी बदनाम हो रही है, क्योंकि इतनी कमर्शियलाइज हो गई है कि आजकल पूरा फेथ चला गया है पेशेंट का डॉक्टर पे से। यानी जब वो हॉस्पिटल में पैर भी रखता है तो उसको हमेशा यही लगता है कि अब पता नहीं हमें कितना लूटने वाले हैं। ऐसी यानी टेंडेंसी बढ़ती ही जा रही है। नहीं, सही तो है। ये समय पर यदि आप लोगों के हाथ में उनकी हेल्थ दे के बता रहे हैं कि तुम सीखो और अपनी हेल्थ को संभालो, और ये स्वराज जो आप पैदा कर रहे हैं और बना रहे हैं, ये बहुत मतलब हमारे भारतवर्ष के लिए सच में, आप कितना भी मुझे कहिए कि आप प्रशंसा कर रहे हैं, लेकिन हमें आप पर बहुत गौरव है, बहुत यानी गर्व हो रहा है कि इस तरह से काश ये मॉडल पर यदि और भी हमारे जो चिकित्सा सेवा देने वाले हैं लोग यदि इस तरह को फॉलो करें तो हमारे भारतवर्ष की जो एक तस्वीर है वो पूरी बदल जाएगी। और मैं ये पूछना चाहूँगी आपको कि ये जो आपने जब ये बदलाव जो अभी आप देख रहे हैं, आप जो काम कर रहे हैं, और जब आप यहाँ पर आए थे तो थोड़ा सा बताइए कि क्या एक बड़ा बदलाव आप देख रहे हैं, 2-3 बदलाव आप बता सकते हैं अब इसमें? करीबन 40 साल एजुकेशन को लेकर भी और उनके जीवन शैली को लेके, क्योंकि आपने उनके सिर्फ स्वास्थ्य में ही नहीं, उनके जीवन शैली में भी बदलाव लाया है। अब देखिए, यहाँ आए हमको 40 साल हो गए, जी, तो अपनी आंखों के सामने समाज कैसे बदलता है, आदिवासी कैसे बदलता है, एक जैसे कोई एक 40 साल की फिल्म देखने का हमको मौका मिला, तो वैसे हम उस मायने में बड़े भाग्यशाली जी हैं। जी, और कुछ बदलाव समझिए कि हमारे हेल्थ वर्क के द्वारा हुए होंगे कि लोग अब विज्ञान पर आधारित आरोग्य सेवा स्वीकार करने लगे, मांगने लगे। चाइल्ड मोर्टेलिटी बहुत कम हो गई। जी, शराब और तंबाकू, ये दो व्यसन यहाँ बड़े पैमाने पे थे, जी, उसके खिलाफ पूरे जिले में हमने आंदोलन चलाया। तो यहाँ शराबबंदी लागू हुई। जी, शराब और टोबैको दोनों ही कम करने का एक जिला व्यापी प्रकल्प यहाँ चल रहा है। तो उससे शराब तंबाकू कुछ हद तक कम हुई है। जी जी जी, लेकिन ये तो हुए हमारे काम के परिणाम। हाँ, कुछ परिणाम यहाँ हुए, कुछ परिणाम नेशनली हुए, ग्लोबली हुए। जी जी, लेकिन समाज तो अपनी गति से चलते ही रहता है। जी, अभय भंग या सर्ज हो न हो, समाज चलता है। जी जी जी, तो समाज की अपनी गति के कारण भी यहाँ काफी बदलाव हुए। जैसे एक बदलाव मैं कहूँगा कि पर कैपिटा इनकम बढ़ा है। हाँ, और अगर देश का इनकम पर कैपिटा 8 गुना बढ़ा है तो यहाँ 8 गुना नहीं बढ़ा होगा, लेकिन 4 गुना बढ़ा है। दूसरा है कि शिक्षा बहुत ज्यादा हद तक अब फैली है पहले की तुलना में। हाँ, जब हम पहले आए फीमेल लिटरेसी 32% थी, अब फीमेल लिटरेसी 80% है। और वो भी 80% इसलिए कि 20% जो बूढ़ी महिलाएं हैं जो अनपढ़ है, अब वो वैसी ही रहेंगी। तो फीमेल लिटरेसी चाइल्डहुड में तो अब ऑलमोस्ट यूनिवर्सल है। और शिक्षा के द्वारा एकदम पूरा आदिवासी का नजरिया बदल जाता है। हाँ, हाँ, रोड्स और ट्रांसपोर्ट काफी इम्प्रूव हुए हैं। अच्छा, उससे सारी सेवाएं गांव तक जाने की संभावनाएं थोड़ी सुधरी हैं। जी जी, मार्केट पहुंचा है। हाँ, आपको आदिवासी गांव में भी कहीं भी कोका कोला या चिप्स का दुकान में दिख जाता है। हाँ, हाँ, तो कुछ अच्छी कुछ बुरी दोनों चीजें गाँव में पहुंची। हाँ, और इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन कनेक्टिविटी आधे देहातों में तो भी अब है, मोबाइल फोन की। जी, 32% घरों में टीवी है। जब हम यहाँ आए, जिले के हेडक्वार्टर गढ़चिरौली में सिर्फ 2 4 व्हीलर्स थे। अच्छा, आज जिले में 80,000 2 व्हीलर्स हैं। ओह, अच्छा, तो इसलिए परिवर्तन तो कई मायने में हुआ है। जी जी, और ज्यादातर तो अच्छा हुआ ऐसे कहूंगा। हाँ, कुछ लेकिन परिवर्तन अवांछनीय भी हुआ है। तो नक्सलवादी मूवमेंट जो एक जमाने में यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग थी, जी, वो काफी कम हो गवर्नमेंट के प्रयत्नों के कारण काफी कंट्रोल हो गई है। पर जैसा कि मेरे को ऐसा सुनने में आया है कि यहाँ पे माइंस वगैरह का जो काम चल रहा है, और यहाँ पे जो एक स्टील प्लांट आने का भी जो काम शुरू है, तो आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये जो एक प्राकृतिक जीवन जीने के आदि यहाँ के गढ़चिरौली के जो है जनजातियाँ, वो जिस तरह से आपने उसमें डेवलपमेंट किया और उनके बेहतर के लिए किया था,
लेकिन अब जब ये सब आ जाएगा स्टील प्लांट ये, तो उनके जीवन में खलबली सी मच जाएगी। तो ये आपको क्या लगता है कि ये आपके इस इलाके के लिए सही होगा? ये बड़ा महत्व का सवाल आपने खड़ा किया है। जब शुरू में ये स्टील सिटी वगैरह की बात पॉलिटिशियन ने, मुख्यमंत्री ने की, तो मेरी पहली सोच ये रही कि अभी इलेक्शन आ रहा है तो ये घोषणाएं हैं, लेकिन ऐसे अब दिख रहा है कि ऐसा नहीं है, और ये सचमुच ही होने वाला है। सुरजागढ़ में लॉयड स्टील है, जिंदाल स्टील ने 1 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट करने का ऐलान जी किया हाँ, है। अभी जिंदल का मैंने भी पढ़ा है। तो ये अगर अब सचमुच होगा तो गढ़चिरौली का चेहरा तो बदलेगा 2-3 ढंग से। कि जंगलों से माइनिंग होगा तो वहां जहां माइनिंग होगा वहां 20, 25, 50 देहात तो उजड़ जाएंगे। वही सुरजागढ़ में जहां माइनिंग ऑलरेडी चल रहा है कुछ सालों से, तो पूरा जंगल धूल से भर गया है। जी जी जी। खेतों में उपज नहीं हो रही है, पूरे रास्ते वो इतने 200 हेवी ट्रक 20-20 व्हील्स के रॉ मटेरियल लेके जाते हैं, तो रास्ते कचरा हो गए हैं। तो एक तो जंगल पे और आदिवासी के जीवन पे तो इसका बड़ा असर होगा। जी जी जी। दूसरा ये होगा कि ऐसे दिखता है मुझे इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों का प्लान कि जंगल में तो एक पैमाने से ज्यादा वो उसको नष्ट करने को उनको जमीन नहीं मिलेगी जी। इसलिए इसके प्लांट्स जो डेवलप करना है वो नॉन ट्राइबल एरिया में गढ़चिरौली में डेवलप करेंगे। अब गढ़चिरौली की 60% आबादी नॉन ट्राइबल है। ओके। तो गढ़चिरौली जिला तो माना जाता है आदिवासी जिला, लेकिन उसका जो पश्चिमी हिस्सा है वो पूरा गैर आदिवासी है। अच्छा। और वो खेती वाला हिस्सा है, जंगल वाला नहीं है। जी जी जी। ये प्लांट सब उधर होंगे। तो वहां पे फिर जब प्लांट्स होंगे तो पोल्यूशन होगा, बिल्कुल बिल्कुल, पानी इस्तेमाल हो जाएगा। लेकिन उसके साथ में रेलवे लाइन भी आएगी। जी जी जी। रोड्स बनेंगे, इंडस्ट्रियलाइजेशन किसमें तो सब कुछ सभी होगा। युवाओं को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी जी। अब ये सवाल है कि एम्प्लॉयमेंट यहाँ के युवाओं को कितनी मिलेगी और बाहर से स्किल्ड इंजीनियर्स कितने आएंगे। यहाँ के युवाओं को क्या एम्प्लॉयमेंट मिलेगी? सिर्फ हमाल रहेंगे और पांठेला चलाएंगे बिल्कुल, और कुछ बेहतर? तो ये सब सवाल तो अभी आएंगे जी। जहां जहां इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ है जी। ये इंग्लैंड में जब हुआ, एक हाउ ग्रीन वॉज माई वैली नाम की बड़ी सुंदर नॉवेल है। अच्छा। कि वहां पे जब कोयले की माइंस शुरू हुई तो वहां का जो पारंपरिक देहाती खेती का जीवन था वो कैसे नष्ट होते गया। तो मेरे मन में शक तो ऐसे है कि हाउ ग्रीन वॉज माई गढ़चिरौली, ऐसे कहने की नौबत आएगी क्या? जी 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 जी। तो ये जो आपके यहाँ जो आप यूथ तैयार कर रहे हैं, तो वो यूथ कहाँ से आ रहे हैं? यहीं के हैं, बाहर के हैं? और उनको आप क्या ट्रेनिंग देकर किस तरह से तैयार कर रहे हैं? क्योंकि देखिए आपने तो जो कुछ करना था आपने बहुत कुछ किया है, लेकिन इतना सुंदर इसमें परिवर्तन जो हम देख रहे हैं, जो मैंने पूरा घूम के देखा है शोधग्राम को, तो इतना मन खुश हो गया देखकर। और ऐसा लग रहा है कि ये चलता ही रहे ये सफर, और इसके लिए आने वाली पीढ़ी इसमें जुड़ती ही जाए। तो उसके लिए आप क्या कर रहे हैं? रानी और मैं जब 55 साल के हुए जी, तब हमको लगा ये तो सफर कोई जी अनगिनत समय नहीं चलने वाला है, जी, कभी तो खत्म होगा। तो इस काम का क्या होगा? जी जी जी। और सिर्फ इस काम का क्या होगा ये तो छोटी बात हुई, पूरे समाज का क्या होगा? तो समाज में एक जमाने में देखिए 1990 तक महाराष्ट्र में, भारत में नए नए सामाजिक कार्यकर्ता निकलते जाते थे सामाजिक प्रेरणा से। जी जी जी। 1990 के बाद ऐसे हुआ कि आर्थिक संभावनाएं बहुत खुल गई जी। और अब हर कोई आईटी इंजीनियर बन के, और संभव हुआ तो अमेरिका में जाना चाहता है। एस्पिरेशंस बदल गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो एस्पिरेशन अगर सिर्फ मटेरियलिस्टिक और इकोनॉमिक रहेंगे तो समाज का क्या होगा? बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए हमने सोचा कि युवा पीढ़ी में इसके बारे में सेंसिटाइजेशन करना आवश्यक है। इसलिए निर्माण नाम का एक युवा इनिशिएटिव हमने और महाराष्ट्र के कुछ हमारे उम्र के साथियों के साथ शुरू किया। अच्छा। तो निर्माण अब 15 साल हो गए चल रहा है जी। और अभी हमारा, यानी ये सर्च की ही एक शाखा है? हाँ, सर्च का ही एक प्रोग्राम है जी। और हमारा छोटा लड़का अमृत जो है जी, वो मुख्यतः अब उसको चलाता है। वो खुद ही निर्माण का विद्यार्थी था, लेकिन उसको इतना पसंद आया कि उसने जॉब छोड़ दिया और यही जिम्मेवारी ले ली। जी जी। तो निर्माण में हम अभी ऐसा करते हैं कि हर साल भारत भर से
करीबन 200 युवाओं को चुनते हैं अच्छा और उनको 3 शिविरों के द्वारा, साल भर में 3 शिविर के दरमियान वो यहाँ आते हैं अच्छा। और उनकी एक अपने खुद के खोज की प्रक्रिया चलती है। यहाँ मैं आपको थोड़ा टोकना चाहूंगी, मैं आपको ये पूछना चाहूंगी कि किस बेसिस पे आप उनको चुनते हैं? ये क्योंकि देखिए, ये जो सुन रहे हैं हमारा प्रोग्राम, इसमें बहुत से ऐसे युवा होंगे या पेरेंट्स होंगे जो अपने बच्चों को यदि यहाँ भेजना चाहें, तो आप किस बेसिस पे चुनाव करते हैं? ये क्या प्रक्रिया है? हाँ, इसके देखिए, उस चुनाव की प्रक्रिया बताने के पहले मैं उसका पर्पस बताता हूँ। तो जी। प्रक्रिया की ऐसी क्यों अच्छा, है, ये ध्यान में अच्छा आएगा। अच्छा हमने निर्माण का पर्पस ये रखा है कि अर्थपूर्ण जीवन की खोज वो खुद के लिए युवा कर सके, बिल्कुल। इसके लिए उसको मौका मिले। यानी उसके जीने का उद्देश्य क्या है? हाँ, जीवन जीवन का का उद्देश्य। मकसद, जीवन का पर्पस वो अपने लिए खुद खोज सके। अच्छा इस पे हम कोई उस पे ला दें कि तुम ऐसा ही करो, समाज सेवा ही करो, ये भी नहीं। हाँ लेकिन अपने को समझो, समाज को समझो, सृष्टि को समझो। अच्छा एवरीथिंग इज नाउ प्लैनेटरी इशू। करेक्ट। तो सृष्टि को समझो और अब ये सोचो कि तुम्हारे जीवन का पर्पस, मकसद क्या है। इसके लिए होता है ऐसे कि आज बच्चे 8वीं में जाते हैं, जो ट्यूशन क्लासेस जी। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम जी। शुरू होती हैं, बिल्कुल। कि जब तक उसका पोस्ट ग्रेजुएशन खत्म हो के नौकरी नहीं मिलती है, तब तो कोई उसको हाँ। मौका ही नहीं देता है कि उसको जिंदगी में क्या करना है। बिल्कुल, वो तो बिल्कुल। उधार की जिंदगी जीता है। जी हाँ जी। या तो माँ बाप या दोस्त जी। या करियर में जो सक्सेसफुल माने हाँ। जाते हैं, और कुछ जिनके- कंपनियां तो अनुभव के अनुसार लेती हैं। जिनके फोटो नीट एडवर्टाइजमेंट में आते हैं, बस जी। वो देख के सोचता है कि मुझे भी कंप्यूटर हाँ, इंजीनियर बनना है या बिल्कुल, यूपीएससी बिल्कुल। आईएएस बनना है, वगैरह करेक्ट वगैरह। करेक्ट। तो निर्माण में इन हाँ। युवाओं को हाँ 18 साल से 28 साल जी। इस उम्र की युवा हम लेते हैं हाँ और ये उनकी थोड़ी इंटरव्यू होते हैं, हाँ सिलेक्शन प्रोसेस है, अच्छा। ऑनलाइन एप्लीकेशन वो भरते हैं। हाँ। वो एप्लीकेशन अपने आप में काफी खुद को खोजने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। अच्छा अच्छा वो एप्लीकेशन ऐसा बनाया है अच्छा। कि वो भरते समय उस युवक या युवती को खुद के बारे में सोचना पड़ता है। ओके सिर्फ ओके। बायोडाटा भरने से नहीं अच्छा होता अच्छा है। अच्छा। तो वहीं से शुरू हो जाता है हाँ एजुकेशन। हाँ ओके एप्लीकेशन फॉर्म भरना निर्माण का हाँ। यही एक अपने आप में एजुकेशन है। ओके। फिर उसके बाद में इंटरव्यूज होते हैं हाँ हाँ और जिनके बारे में हम सोचते हैं कि इन बच्चों में, इन युवाओं में थोड़ी ये संभावना है, अच्छा। कुछ तो सिर्फ अपने सीवी में एक ऐड हो जाए इसलिए आना चाहते हैं, हाँ, हाँ, तो उनको कोई मतलब नहीं। मतलब नहीं। हाँ हाँ ऐसे युवाओं को हम लंबी सिलेक्शन प्रोसेस के द्वारा चुनते हैं। अमृत और उसकी टीम उसको काफी रिगरसली अच्छा। करते हैं। अच्छा। और ये जो 200 युवा, उनके लिए साल भर में 3 बैचेस होती हैं और उसके सिवा महाराष्ट्र के और युवाओं के लिए भी यहाँ काफी शिविर होते हैं अच्छा और उन शिविरों में एक एक हफ्ते के अच्छा। शिविर प्रोसेस है। जी। फिर अलग अलग कॉलेजेस में जाके भी ये सेशन लेते हैं। अच्छा तो ऐसा सब मिला के अब तो मैं मानता हूँ कि हर साल करीबन 1000 युवा इस प्रोसेस में से जाते हैं। जी 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 और इसमें पहले तो हमने सिर्फ महाराष्ट्र के लिए शुरू किया था, जी। लेकिन अब IIT, IIMs वगैरह अलग अलग ओके। जगह से इसमें युवा आना चाहते हैं, अच्छा। तो पूरे भारत भर से लेते हैं। जी जी जी। कई विद्यापीठ ऐसे हैं जो निर्माण को इनवाइट करते हैं कि हमारे यहाँ ये प्रोसेस अच्छा। चलाइए। क्योंकि दिक्कत ये हो गई है हाँ कि यूनिवर्सिटीज, कॉलेजेस में नॉलेज दिया जाता है, हाँ स्किल बहुत कम देते बिल्कुल हैं, बिल्कुल और इस नॉलेज और स्किल का मैं कहाँ इस्तेमाल करूँ ये लेकिन कुछ भी नहीं क्लैरिफाई होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में थोड़ा इस पे ज्यादा अच्छा। एम्फेसिस है। अच्छा। तो यूनिवर्सिटीज को लगने लगा है हाँ हाँ कि हमारे युवाओं को इसका भी एक्सप्लोरेशन होना चाहिए। जी जी जी। निर्माण ने वो पहले ही कर लिया है, हाँ हाँ। इससे निर्माण का जी। कोलैबोरेशन जी। काफी विद्यापीठ अभी मांगने लगे हैं। तो जो ये इसमें युवा आना चाहते हैं, उनका कोई एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए तब वो उसमें आ सकते हैं, या उसके? नहीं, वैसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। हाँ। लेकिन अक्सर जो उम्र मैंने कही 18 से 28, हाँ, ये तो ये 12th के आगे के अक्सर आगे होते के रहते हैं। अच्छा, और ये यदि कोई युवा को पता कैसे चलेगा, जैसे आपने कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो भेजा वहां तो उनको सूचना मिल जाएगी, पर यदि जो नहीं है अभी कॉलेज यूनिवर्सिटी में, तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि ये अभी आपने ये शुरू किए, फॉर्म भरना है? अक्सर जून में इसको अनाउंस करते हैं हम जी जी। और उसमें सोशल मीडिया के द्वारा ये ज्यादा होता यानी है। सर्च, यदि सर्च में जाएंगे तो उसमें पता चल जाएगा, यानी हाँ हाँ, कि ये कब हो रहा है, क्या? दोनों वेबसाइट है, सर्च
की जो वेबसाइट है जी। उस पे जाएं या निर्माण की भी वेबसाइट पे जाएं। अच्छा, तो उसमें आपको तो दोनों जगह उनको लिंक मिलेगी। जी। जून में अक्सर हम अनाउंस करते हैं कि अब नई बैच चुनेंगे। अच्छा। अब तो हम धीरे धीरे ऐसा कर रहे हैं कि साल भर ही जितने लोग अप्लाई करते जाएंगे जी, जी, उनमें जी। से इंटरव्यू लेके बैचेस लेते जी जाएंगे। जी जी जी। अच्छा, तो ये जो मतलब सिर्फ हमारे देश में ही नहीं, दुनिया के भी युवा इससे जुड़ सकते हैं। थियोरेटिकली जुड़ सकते हैं, अभी वैसा है कि कोई हमने हाँ। सोचा तो नहीं है। जी जी। लेकिन अभी पिछले जो 2 शिविर हैं इसमें जी। गाम्बिया की 2 लड़कियां आई। हाँ, नहीं, क्योंकि जब मैं अफ्रीका आपका से। कुछ चीजें आपका ग्राम में घूम रही थी, तब मुझे कुछ ऐसी चीजें दिखी कि शायद ये कहीं बाहर भी आपका कुछ काम दिख रहा है। तो नहीं, वो चीजें शायद दिखी इसलिए हम जी। गए थे तो वहां से लाए जी। होंगे। जी, जी। लेकिन निर्माण में अभी 2 लड़कियां अफ्रीका अच्छा। से आई थी। अच्छा। वो हमारा प्लानिंग नहीं था। जी। अब उन्होंने अप्लाई किया तो अच्छा। हमने ले लिया। जी जी तो जी। ये पहला ही मौका था। अच्छा। अमेरिका में जो एनआरआईज हैं जी। वहां से आते हैं बच्चे। अच्छा। लेकिन फिर ये हमारा प्राइमरी टारगेट ग्रुप जी जी। नहीं है। हाँ हाँ हमारा प्राइमरी टारगेट ग्रुप भारत के युवा हैं हाँ हाँ। जिनको शिक्षा मिल रही है। हाँ। लेकिन इस शिक्षा का क्या करें, करेक्ट, ये उनको बिल्कुल। यानी गीता भी तो लोग इसीलिए पढ़ने को बोलते हैं कि तुम गीता पढ़ो तो तुम्हें अपने अपने जीवन का उद्देश्य पता चलेगा। तो ये एक तरह से आप उनको वो प्रैक्टिकली करवा रहे हैं और सिखा रहे हैं। आपने सही कहा। तो ये कह सकते हैं गीता में जैसे कृष्ण अर्जुन को स्वधर्म की खोज, हाँ, तो वैसे इसमें स्वधर्म की खोज जी। कि मेरे जीवन का पाथ क्या है, बिल्कुल, पर्पस बिल्कुल, क्या है, बिल्कुल। ये वो युवा खुद तय करे, कोई उसको डिक्टेट न करे। और उससे क्या है, फिर कभी डिप्रेशन नहीं आता नहीं है, आएगा, अपना खुद का चॉइस होगा। क्योंकि क्या होता है, कहीं कोई दूसरे सब्जेक्ट ले लेते हैं, कुछ और करियर बन जाता है, लेकिन वो आदमी सेटिस्फाइड नहीं रहता है क्योंकि वो मन की कुछ नहीं कर पाया। तो ये तो एक बहुत अच्छी बात आपने बताई है। तो मैं ये जानना चाहूंगी कि अब आपके जो गांव में जो लोग हैं वो कितने प्रतिशत शिक्षित हो गए हैं? गांव की जनता के बारे में जी, जनता के। जैसे मैंने कहा कि अक्सर फीमेल लिटरेसी के रूप में उसको गिनते हैं। तो अभी तो गढ़चिली में 82% लोग शिक्षित हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी मतलब घूम रहे हैं तो लोग सच में ऐसा में कुछ जनजातीय जो एक रहता है दिमाग में वो नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल यहाँ पर आपने एजुकेशन देके, स्वास्थ्य देके लोगों को काफी स्वस्थ बना दिया है। काफी अच्छा सब दिख रहा है माहौल, और देखकर बहुत खुशी मिल रही है। ये तो आप शोधग्राम में हमारे हेडक्वार्टर जो हमने गांव बसा है उसमें देख रही हैं। जी। लेकिन अगर रिमोट आदिवासी गांव में जाएं जी जी, तो वहां भी कुछ अच्छे परिवर्तन हुए हैं। जी। लेकिन अभी भी रिमोट आदिवासी गांव में बांस की झोपड़ियां जी और मुर्गी, बत्तख जी और बकरियां, हाँ हाँ, और लोगों की खेती जो है धान की खेती, अच्छा, पुराने ढंग की, अच्छा अच्छा, अभी भी बाकी है। अच्छा अच्छा। तो ये जो आपके यहाँ जैसे एंटर होते हैं वहाँ शोधग्राम जहाँ लिखा है वहाँ आपने कुछ एक जनजातीय एक कुछ ये लोगो टाइप बनाया हुआ है, और फिर शायद कुछ कहीं पर कोई देव भगवान की कोई मूर्ति भी रखी है। तो इसके पीछे कुछ बात है? वो जो जनजाति आपने मूर्ति कही जी, इन आदिवासियों के बीच हमारे एक साथी थे, फागोजी वट्ठी। अच्छा। इस धानोरा ब्लॉक में जहां हम बसे हैं, हाँ। वहीं के एक देहात के थे। अच्छा। बूढ़ा आदमी था। लेकिन आदिवासी की वेदना क्या है, हाँ। आदिवासी को क्या दिक्कतें होती हैं, इसको वो जिस ढंग से बोल पाता था, अच्छा, तो बदन पे रोंगटे खड़े हो जाते थे। ओहो। मुझे नहीं पता, आपने वो अमेरिका के रेड इंडियंस थे, उनमें सिएटल चीफ टेस्टिमनी एक बहुत प्रसिद्ध है, दुनिया भर के एनवायरमेंटलिस्ट उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा। तो सिएटल चीफ टेस्टिमनी, वहाँ के रेड इंडियन एक बूढ़ा, उस रेड इंडियन की एक कौम है, वो वहाँ के गवर्नर को लिखता है, गोरा गवर्नर जो आया है, कि आपने जैसे हमसे जमीन छीन ली, लेकिन जमीन हमारे लिए बेचने की चीज नहीं है, हमारे लिए वो तो माँ है। तो आपकी तो हमको समझता ही नहीं है कि आप कैसे खरीद सकते हैं जमीन को, माँ को कोई खरीद सकते हैं। तो बिल्कुल वही ये जो फागोजी वट्ठी थे, हमारा सिएटल चीफ थे, दुर्भाग्य से वो चले गए। अच्छा। लेकिन 10 साल हमारे साथ गांव-गांव, या हम उनके साथ कहिए गांव-गांव घूमते थे, आदिवासियों के बीच जागृति करते थे। तो उनकी स्मृति में हमने वो लोहे का एक आदिवासी लोगो लगा रखा है। पड़ोस में जो आदिवासी की एक देवी है, उसका मंदिर है। अच्छा। बस्तर जो इलाका है, वहां पे गोंडों की सबसे बड़ी देवी है, उसका नाम है दंतेश्वरी।
हाँ, ये अच्छा। पार्वती का जी अवतार जी माना जी जाती जी, है। हाँ हाँ हाँ, वो दंतेश्वरी का हाँ, वहाँ तो लिखा हुआ चूंकि देखा है मैंने। चूंकि यहाँ के आदिवासियों की हाँ, श्रद्धा है, हाँ, इसलिए उनको उनके देवी का एक हाँ मंदिर हाँ, हमने वहां बनाया अच्छा है। अच्छा अच्छा, ओके ओके। यानी आपने अपने जनजाति जो आपकी प्रजा है वो उनका पूरा आपने ख्याल रखा, उनकी भावनाओं का, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो इसके लिए तो मैं आपका बहुत अभिनंदन करूंगी। अब मैं ये चाहती हूँ कि आप जाते जाते कोई एक संदेश दीजिए। हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज में आपकी कुछ बातों से लोगों के मन में कोई बात ऐसी आए, और दूसरे शहरों में, दूसरे गांवों में, और गढ़चिरौली जैसे बहुत से हमारे हिस्से बने हुए हैं जहाँ लोग जाके कुछ सुधार करने का वो भी कार्य कर सके। इसके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? ये तो आप मुझसे बहुत बड़ी चीज पूछ रही हैं। देखिए, और मैं आपके जैसा जज्बा सब में होगा ही, कह नहीं सकते, फिर भी यदि आपने कुछ बात ऐसी कही, हो सकता है कि किसी को मार्गदर्शन मिले। मैं 2 लेवल पे इसकी जवाब देने की कोशिश करूंगा। जी एक, अगर आप मुझसे पूछें कि मेरी क्या इसमें समझ हुई, तो मैं और लोगों को ये कहना चाहूँगा कि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, जी जी, यहाँ वंस मोर नहीं है। हाँ, तो इस एक ही बार मिली हुई ज़िंदगी से ज़्यादा अमूल्य आपके पास कुछ नहीं है। जी जी जी, इतने अमूल्य हीरे को पैसे के लिए मत बर्बाद करिए। बिल्कुल बिल्कुल वो बिल्कुल, बेवकूफ़ सौदा होगा अगर आप ये बिल्कुल। अमूल्य ज़िंदगी पैसे के लिए बेच देंगे। जी 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 और वहाँ जाना चाहिए जहाँ पे ज़रूरत है, चैलेंजेस है। जी, अक्सर हम सोचते हैं कहाँ फैसिलिटीज़ हैं, हाँ, जहाँ सुविधाएं हैं वहाँ आपकी ज़रूरत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल, जहाँ सुविधा नहीं है लेकिन आपकी ज़रूरत है, जी जी वहाँ जाने से मेरा अनुभव ऐसा है कि अपनी ज़िंदगी तो खुश हो जाती, सार्थक जी हो जाती। जी जी उससे जी, बड़ा तो कोई समाधान नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, अब ये हुआ मेरे औकात जी का जवाब, जी, लेकिन मैं हाँ, इसका जवाब अगर और लोगों को भी ढूंढना है तो मैं जी, कहूँगा गांधी से बड़ा इसका कोई उदाहरण नहीं जी है। जी जी और गांधी को जब ये पूछा गया जी जी, कि संदेश दीजिए, तो उन्होंने बड़ा सुंदर संदेश, उन्होंने कहा, शब्दों में संदेश क्या दूं, हाँ, मेरा जीवन ही मेरा मेरा संदेश है। संदेश है, करेक्ट अब करेक्ट, ये वैसे लग सकता जी, है कि इतना औदात्यपूर्ण स्टेटमेंट है हाँ कि हाँ देखो हाँ, मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, हाँ हाँ लेकिन वो बिल्कुल सही था। वो हाँ, सचमुच ही वैसा ही जिए जैसा उन्होंने कहा। जी, तो मुझे लगता है इससे बड़ा हाँ, तो कोई संदेश नहीं हो सकता है जो जी गांधी जी ने जी दिया, जी जी कि गांधी के जीवन को देखिए, जी उससे हमको संदेश मिलता है। जी, दूसरा, एक बार गांधी जी को जब ये पूछा गया हाँ, कि बापू जब थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्या करें, तो क्या करना चाहिए, हाँ, तो उन्होंने कहा मैं तुमको एक जादू की ताबीज देता हूँ। हाँ, तो बहुत फेमस स्टेटमेंट है, आई शेल गिव यू अ टेलिस्मैन, हाँ कि अपने जिंदगी में जो सबसे गरीब, सबसे हाँ, रिचेड, हेल्पलेस ह्यूमन बीइंग देखा, उसको याद करो और सोचो कि मैं अगला कदम जो उठाऊंगा उससे उसको फायदा होगा कि नहीं होगा। हाँ, जो भी, हाँ तो करेक्ट, ये ऐसी गजब की कसौटी हाँ गांधी ने हाँ, टेस्ट दे दी है। जी 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 जी, तो अब हम सभी जो है, हाँ, किसी भी उम्र के हो, यंग जी हो जी या बूढ़े हो, जी जी, अपने जिंदगी में आगे कुछ करना है, हाँ हाँ, तो मुझे लगता है एक तो गांधी का जी जीवन जी, देखें बिल्कुल, और उस टेलिस्मन को देखें। जी जी और जी, अब मेरे जहां भी मैं हूँ, जी जो भी मैं हूँ, जी, वहां मैं क्या कर सकता जी हूँ, जी जी, इसका एक कदम सोचे। बिल्कुल बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात बताई, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और साथियों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये पद्मश्री इनको मिली हुई है, इनको और इनकी पत्नी रानी बंको, दोनों ही डॉक्टर्स हैं। तो ये पदवी ही नहीं, इसके साथ उनका एक पूरे हॉल में मैंने देखा कि महाराष्ट्र भूषण, बजाज, कितने ढेरों, मतलब मैं नाम नहीं ले सकती, इतने ज़्यादा इनको अवार्ड मिले हैं। लेकिन मैं तो यहाँ ये बोलना चाहूँगी कि ये अवार्ड से ये सम्मानित नहीं हुए, बल्कि इनके कार्य इतने बड़े हैं कि वो जो अवार्ड है वो इनके कार्यों से सम्मानित हुआ है। तो मैं साथियों बस एक ही बात बोलना चाहूँगी, इनसे जो भी मेरी बातचीत हुई है उसका यदि हम 1%, एक अंश भी यदि अपने जीवन में उतारने की कोशिश करें और भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे न भागें, तो शायद हमारे भारतवर्ष में इन जैसे जो समाज सेवक हैं वो हमारे लिए एक उदाहरण हैं। हम उनका अनुकरण करने की कोशिश करें। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।